जय हिंद। हम लोग आज कोशिका की क्लास 4 स्टार्ट करेंगे। और पिछले क्लासों में हमने कोशिकांग पढ़ रहे थे और कोशिकांग के हमने 11 टॉपिक भी देख लिए हैं। चलिए देख लेता हूं और पिछला रिवीजन फटाफट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, हम लोग कोशिका में क्या देखे थे। कोशिका में सबसे पहले ओवरऑल ऐसे देख लेते हैं, जैसे सबसे कोशिका में खोज खोज देखे थे। खोज 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 रॉबर्ट हुक जी किए थे। रॉबर्ट हुक उसमें देखे थे। आगे इन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे, डेड सेल, मृत कोशिका की। फिर एक जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे? एंटोनी वॉन लीवनहॉफ। एंटोनी वॉन लीवनहॉफ जो थे, वो जो जीवित कोशिका की खोज किए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था, कोशिका सिद्धांत दिए थे। वैज्ञानिक आए थे स्लाइडेन, है ना। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन स्वान वैज्ञानिक थे, कोशिका सिद्धांत दिए थे। फिर आधुनिक कोश, इन्होंने कोशिका सिद्धांत में क्या दिया था कि सभी पादप तथा जीव जंतु एक ही मतलब कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जीव जीव प्लस पादप, ये जो हैं ये सभी कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। कोशिका से ही निर्माण हुआ है इनका, कोशिका से निर्माण हुआ है, ये सिद्धांत था इनका। फिर उसके, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि कोशिका किससे मिलकर बनी है। इन्होंने सिद्धांत दे दिया था, कोशिका सिद्धांत, हालांकि सफल हुआ था, लेकिन ये इन्होंने ये नहीं बताया था कि कोशिका किससे मिलकर बनी होती। इनके बाद रॉबर्ट विर्चो आए थे। रॉबर्ट विर्चो, रॉबर्ट विर्चो, रॉबर्ट विर्चो जी ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, ठीक है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। उन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत में क्या दिया था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत में विर्चो जी ने कहा था कि जो सेल है, ये कोशिका है, जो ये पुरानी सेल से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। अर्थात ये पुरानी सेल से, पुरानी से नई का निर्माण होता है ना। सेल्यूला ई सेल्यूला, अर्थात पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। फिर उसके बाद ओवरऑल हमने देखा था कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर उसके बाद हमने देखा सबसे छोटी कोशिका। आधुनिक कोशिका सिद्धांत में उन्होंने रॉबर्ट विर्चो ने कहा कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिका का निर्माण होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, जैसे देखिए, मान लीजिए कोई मैदान है, ठीक है ना, मैदान है, ये सूखा पड़ा हुआ है, ठीक, ये मैदान पूरा सूखा पड़ा हुआ है। अब इसमें गर्मियों में हम देखते हैं कि कोई घास वगैरह नहीं उग रही है, लेकिन जब बरसात आती है फिर देखा जाता है कि इसमें कुछ कुछ घासें जो है तो उग आई हैं, ठीक है ना। अब आखिर ये घासें आई कहां से? तो ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत में, उसी के आधार पर ये डिपेंड है कि जो इसमें पुराने पड़े रहे होंगे, जो भी पुराने इसमें सेल, उसके जो घास के पुराने जड़ है ना, सेल, तो उसी से ही तो नई कोशिका का निर्माण हुआ। जब पानी पड़ा, ग्रो हुआ, तो वह नई घास का निर्माण हो गया है ना, नई का निर्माण हो गया। चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब इसमें हम कोशिकांग देख लेते हैं। कोशिकांग हम लोगों ने पढ़े थे। कोशिकांग, ठीक है। देखिए हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये जो है तो ये
जैसे ये हमारी कोशिका है, ये जो ऊपर का लेयर होता है यही होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। अब इसका निर्माण किससे होता है, तो यह होती है प्रोटीन से, प्रोटीन, प्रोटीन से ये बनी होती है कोशिका झिल्ली। और यह मानव मतलब ये जो है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका और पादप, पादप दोनों में पाई जाती है, ठीक। ये जो कोशिका झिल्ली है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन अब इसी में एक और आता है, एक दोहरी झिल्ली, जो बाहर एक लेयर होती है, बाहर एक परत होती है, ये ठीक, ये होती है कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति, भित्ति ये जो है, तो यह केवल और केवल केवल पादप में, केवल पादप में पाई जाती है। ये हम लोगों ने पिछली क्लासों में अच्छे से पढ़ा था। इसका निर्माण जो है, तो इसका निर्माण होता है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से इसका निर्माण होता है। हाँ एक बात और ये कवक, कवकों में, कवक, कवक में ये काहे की बनी होती है, काइटिन की, काइटिन। और जीवाणुओं में काहे की बनी होती है, जीवाणुओं में, जीवाणुओं में होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है ना। जीवाणुओं में पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, कवकों में काइटिन की बनी होती है, और वैसे पादपों में, ये पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है। हाँ, और सेल्यूलोज से क्या बना, पादप में सेल्यूलोज होता है, जो जैसे हमारा पेड़ है, इसका ये जो बाहर ये होता है ना, ये बाहर, ये ही तो सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना। और इससे और अपना एक निर्माण होता है, इससे कागज भी बनता है, नोट भी बनता है, अखबार भी बनता है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे मिटा के फटाफट देख लेते हैं। तीसरा अपना पढ़े थे माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया, ठीक है ना। माइट्रोकांडिया जो है, तो इसमें ये क्या है कि जब हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, और सभी कोशिकाओं में माइट्रोकांडिया होती है। अपने मतलब ये शरीर में असंख्य लाखों करोड़ों सेल होती हैं, और उन सेलों में माइट्रोकांडिया होता है। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है माइट्रोकांडिया में, तो फिर माइट्रोकांडिया में ऑक्सीजन से जो है, तो वहां पे एक साइकिल चलती है, साइकिल, क्रेब्स, जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इसलिए कि क्रेब्स वैज्ञानिक थे, क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्रेब्स साइकिल पड़ गया था, क्रेब्स साइकिल। फिर उस क्रेब्स साइकिल से एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी, 38 एटीपी मिल करके, और फिर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का, और उसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा। इसीलिए माइट्रोकांडिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, ऊर्जा गृह भी कहते हैं। समझ में आ गई बात ना, क्यों ऊर्जा गृह कहते हैं, क्यों, क्योंकि जब इसमें ऑक्सीजन से श्वसन करता है, आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, 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 आंतरिक श्वसन करता है, तो यह साइकिल चलती है। फिर 38 एटीपी का निर्माण होता है, फिर उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज से ऊर्जा, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा को ही पावर हाउस बोलते हैं, पावर ऊर्जा को ही पावर बोलते हैं। यह ऊर्जा गृह या इंग्लिश में पावर हाउस, ठीक है ना। चलिए आगे और देख लेते हैं। देखिए फिर पढ़े थे रसधानी, रसधानी को वैक्यूल्स बोलते हैं, वैक्यूल्स। देखिए रसधानी, इसमें जो है तो 65% पानी रहता है। हमारे सब पूरे कोशिका में वैक्यूल्स होती हैं, सभी में कोशिकाओं में वैक्यूल्स उपस्थित होती हैं, सभी में पानी होता है। अगर देखिए इसमें अगर हमें 10% की कमी हो जाए ना, 10% की कमी, तो हमें प्यास लगने लगती है। सपोज अगर इसमें 30-40% की कमी हो जाए ना, तो आदमी बेहोश हो जाए, मतलब आदमी जो है तो अचेत हो जाएगा बहुत ज्यादा।
फिर उस राजधानी पढ़ लिए थे, इसमें पानी स्टोर का काम करता है। फिर सेंट्रोसोम पढ़ लिए थे, सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना, कोशिका विभाजन। ठीक, कोशिका विभाजन से मतलब ये है, कोशिका विभाजन से कि वो एक कोशिका टूट करके, जैसे ये कोशिका है, अब ये टूट करके, ऐसे टूट करके ये दो नई कोशिकाओं में निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। अर्थात अगर मान लीजिए यहाँ पे कोशिका क्षतिग्रस्त हुई है, अब ये यहाँ वाली कोशिका विभाजन करेंगी, तो ये क्या है कि एक कोशिका तो यहाँ पे रहेगी ही, एक कोशिका और बन करके ये इसका जगह ले लेगी और ये एक यहाँ पे हो जाएगी। अर्थात एक उसका पुनर्निर्माण होता है, निर्माण। ठीक है ना। देखिए वैक्यूल्स पढ़ लिए। ठीक, ऐसे ही हम लोग कई पढ़ लिए थे, ER पढ़े थे, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। चलिए उसको भी बता देते हैं। ठीक, ER को क्या पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ER। जैसे देखिए हमारा इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये इधर एक SER होता है और इधर एक RER होता है, RER। आपको अच्छे से बताते हैं, ये SER का क्या मतलब होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ का मतलब क्या होता है, इधर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि इधर जो है तो ये रफ होता है, इधर वसा का निर्माण होता है, वसा। याद कैसे करेंगे, स्मूथ, चिकना। अर्थात जो वसा है तो वसा भी चिकनी होती है ना, चिकनी वसा, अर्थात चर्बी होती है ना, चिकनी। तो ये मतलब इधर जो है वसा का निर्माण होता है और इधर जो है तो प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन का निर्माण, हालांकि यहाँ पे जो है तो एक राइबोसोम होता है, राइबोसोम। ठीक है ना। तो जो कि राइबोसोम में, रफ साइड वाले में राइबोसोम होता है और राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। अर्थात राइबोसोम को भी प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को। चलिए मिटा के और आगे पढ़ लेते हैं, राइबोसोम को, प्रोटीन का राइबोसोम पढ़ लेते हैं। राइबोसोम, देखिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। अर्थात राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए, अब हम और लाइसोसोम के बाद हम लोग अब सीलिया फ्लैजेला पढ़ेंगे। जैसे ये अपनी कोशिका है ना, एक आउटर साइड में इधर ऐसे, इधर एक ये बाल के समान संरचना पाई जाती है, बाल के समान। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अपन लोग कौन सा 13वां पढ़ रहे थे शायद, ये 12वां नंबर, इसको बोलते हैं सीलिया। ठीक है ना। और फ्लैजेला, ये जो है तो एक मोशन अर्थात गति प्रदान करने का काम करता है। जैसे मान के चलिए आपकी जैसे ये अपना शुक्राणु है, स्पर्म, तो इसे एक गति प्रदान करने का काम करता है, गति प्रदान करता है। ठीक है ना। अर्थात मोशन, जब ये गति, इसमें सीलिया फ्लैजेला काम होता है गति। तो आप सोचने वाली बात है कि पादपों में नहीं पाया जाता होगा, अर्थात ये पादप में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना।
जो है तो ये पादप में नहीं पाया जाता। और ये कोशिका के बाहर की साइड में, जो कोशिका होती है अपनी, इसके बाहर साइड में पाया जाता है। और जो सीलिया होता है, सीलिया होता है और एक फ्लेजला होता है। तो जो सीलिया होता है वो फ्लेजला बड़ा होता है और सीलिया छोटा होता है। ये जो होता है सीलिया छोटा होता है और ये फ्लेजला जो होता है ये बड़ा होता है। ठीक है ना। तो आप क्या समझिए, सीलिया और फ्लेजला ये जो है तो कोशिका के आउटर साइड में अर्थात बाहर साइड में पाया जाता है। ठीक है ना। जैसे अपनी ये कोशिका है, इसके बाहर साइड में पाया जाएगा। और इसका काम क्या होता है, ये गति प्रदान करता है अर्थात मोशन मतलब गति देता है। जैसे कि स्पर्म है, स्पर्म को गति प्रदान करता है। और ये पादपों में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, ये पादपों में नहीं पाया जाता है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं लवक। लवक इसको प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण करता है। ठीक है ना। और ये पत्तियों और तनों में पाया जाता है। पत्तियों और तनों में। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट पत्ती और तने में पाया जाता है और इसका काम भोजन का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये पहला। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है कि ल्यूकोप्लास्ट अर्थात अवर्णी लवक, इसमें जो है तो ये भोजन को ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। अवर्णी लवक इसका काम यह होता है कि यह भोजन को स्टोर करता है। भोजन को स्टोर करता है। स्टोर करता है। ठीक है। और ये कहाँ पर, ये जड़ और मूल में उपस्थित होता है। ठीक है ना, जड़ और मूल में उपस्थित होता है। और एक इसका काम क्या होता है, भोजन को संग्रह करना। अवर्णी थोड़ा गलत लिख जाता है, अवर्णी लवक, इतना ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा देख लेते हैं। इसमें हम तीसरा कहाँ देख लें, इसको मिटा देते हैं। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा अपना होता है क्रोमोप्लास्ट अर्थात वर्णी लवक। इसी में तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट अर्थात वर्णी लवक। वर्णी लवक। ठीक, ये क्या है, यह ना तो भोजन निर्माण करता है, भोजन निर्माण नहीं करता है। और यह जो है तो रंग प्रदान, मतलब ये सिर्फ क्या करता है, उस भोजन को रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान करता है। ठीक है ना। अब और ना तो ये भोजन संग्रह भी नहीं करता है। संग्रह भी नहीं करता है। ठीक, संग्रह भोजन बनाने का काम हो गया क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का संग्रह करने का काम किसका हो गया, ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट का। ठीक है ना। और ये जो भोजन का रंग प्रदान करता है तो ये है क्रोमोप्लास्ट। ठीक, इतना समझ गए होंगे शायद आप। चलिए आगे देख लेते हैं और हम लोग गुणसूत्र थोड़ा सा देख लेते हैं। गुणसूत्र
गुणसूत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हालांकि एक चैप्टर भी है ये, इसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे हम उसका बेसिक बता देते हैं। देखिए गुणसूत्र कितने होते हैं, जोड़े में 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े। और वैसे संख्या इनकी कितनी होती है, 46, संख्या में 46 होते हैं। देखिए पुरुष पुरुष में ये जो है गुणसूत्र तो कितने होते हैं, 44 होते हैं, प्लस दो, और दो कौन से, एक्स और वाई, ठीक। और महिला महिला में यही गुणसूत्र जो है तो 44 प्लस 2 अर्थात एक्स एक्स, ठीक है ना। ये जो x और y है, ये जो x और x है, यही जो है तो बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। देखिए ये अगर मेल का जो है तो y, ठीक है, और फीमेल का x, अगर ये दोनों मिलेंगे, ठीक है ना, तो लड़का होगा, ठीक है ना। अगर मेल का x और फीमेल का भी x ये मिलेंगे तो क्या होगा, लड़की होगी, लड़की। अर्थात x x क्रोमोसोम मिलेंगे तो लड़की होगी, और x और y और x मिलेंगे तो लड़का पैदा होगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग इसको जो पढ़ रहे थे ना, तो इसको क्या देख रहे थे, देखिए ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र ये कहाँ होता है, ये होता है केंद्रक में। कहाँ, केंद्रक। इसको एक बार मिटा देते हैं, यहाँ 23 जोड़े लिख देते हैं। ये केंद्रक में उपस्थित होता है, केंद्रक। ये जैसे हमारा सेल है, ठीक है ना, यहाँ पे केंद्रक है, ठीक, केंद्रक, न्यूक्लियस। यहाँ पे जो है तो ऐसे ऐसे करके क्रोमेटिन का एक जाल होता है, और इसी क्रोमेटिन के जाल में क्रोमोसोम का निर्माण होता है, अर्थात गुणसूत्र, क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र का निर्माण होता है। और यहीं पे डीएनए आरएनए भी बनते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो इस क्लास में भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे अब जो पादप कोशिका है तथा जंतु कोशिका, इन दोनों में कुछ हम लोग विशेष अंतर देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है ना। देखिए एक स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं ऐसे, और उसमें मिक्स पादप कोशिका में क्या, और सही से नहीं बना है, देखिए एक बड़ा सा बना लेते हैं पहले, ये गोला। और यहां से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे ये हमारा हो गया जंतु कोशिका, जंतु कोशिका कर दें, एनिमल सेल, जंतु कोशिका। और इधर ये हमारा हो गया पादप, पादप कोशिका। तो देखिए ये जो जंतु कोशिका है ये क्या होता है, ये गोल होता है, गोल। और ये क्या होता है, ये चौकोर होता है, चौकोर। और यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दोनों में देखेंगे कि दोनों में समान क्या है, ठीक है ना। और इसमें देख लेंगे अभी कि अलग अलग क्या है, फिर देख लेंगे कि दोनों में समान क्या है। तो ये कोशिका बेसिकली ये चौकोर होती है, और ये क्या होती है, गोल। ये क्या होती है, ये छोटी होती है, छोटी। ये क्या होता है, ये बड़ी कोशिका होती है। जो जंतु कोशिका होती है वो छोटी होती है, जो पादप कोशिका होती है वह बड़ी होती है, ठीक है ना। आप देखिए इसमें वैक्यूल्स यानी रसधानी दोनों में होती हैं, रसधानी। तो रसधानी इसमें छोटी होती है, छोटी। और इसमें जो है तो जैसे पानी स्टोर करने के लिए जो पेड़ पौधों अर्थात पादप को ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए इसमें जो है तो जंतु वाले में छोटी, क्योंकि इतना जरूरत नहीं। अब पादप वाले में ये रसधानी क्या होता है, बड़ी होती है, रसधानी बड़ी होती है, बड़ी।
ठीक है ना, इतना समझ गए ना। अब देख लेते हैं इनमें कि अब इनमें और कुछ देखते हैं। जैसे सीलिया फ्लेजला है, सीलिया फ्लेजला आपको बताए थे, सीलिया और फ्लेजला ये केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता है। और इसमें केवल, इसमें ऐसा क्या है, केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यह कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, भित्ति ये जो है तो केवल पादप में, ये जो है तो केवल पादप में है। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम जो सबको नष्ट करता था ना, लाइसोसोम। और इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और इसमें ये इसमें क्या, और एक्स्ट्रा में और क्या पढ़े थे, इसमें क्या पाया जाता है, वो प्लास्टिड, प्लास्टिड अर्थात लवक। ठीक, पादप में लवक पाया जाता है। और इसमें लवक में महत्वपूर्ण हम लोग देखे थे ना, ये 3 था इसमें, एक था क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग मिटा लेते हैं, और जो दोनों में है ना, यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा, मैं आपको मिटा। ठीक, इसमें देखिए अब जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। फिर राइबोसोम दोनों में, ठीक है। और दोनों में श्वसन हो गया, राइबोसोम हो गया, और कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका भित्ति तो बताया हूँ केवल पादप में ही पाया जाता है। हाँ, लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम, केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक, केंद्रक दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों में कोशिका के सभी अंगों को और व्यवस्थित करने का वो चाहिए कि मतलब केंद्रक जरूरी होता है। केंद्रक, सेंट्रोसोम दोनों में होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अलावा अगर पादप में देखा जाए तो पादप में बड़े पौधों में ये सेंट्रोसोम विभाजन जो होता है तो छोटे पौधे में होता है। बड़े पौधों में जो विभाजन है, विभाजन वो सेल प्लेट के द्वारा होता है, ठीक है ना। सेल प्लेट के द्वारा बड़े पौधों में विभाजन होता है, और छोटे पौधों में सेंट्रोसोम के द्वारा ही विभाजन होता है, ठीक है। पादप प्लस जंतु। तो हमने ओवरऑल क्या क्या देख लिया, देखिए जो दोनों में है तो कोशिका झिल्ली दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, राइबोसोम दोनों में, केंद्रक दोनों में, सेंट्रोसोम दोनों में। लेकिन बड़े पौधों में विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग मिटा के और देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना। तो मिटा लेते हैं। देखिए ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक है तो उसमें केंद्रक जो है तो विकसित नहीं होता, केंद्रक विकसित नहीं होता है। एक सेकेंड, विकसित नहीं होता। देखिए प्रो मतलब होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक, ठीक है ना। और प्रारंभिक, और प्रो कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, केंद्रक, ठीक है ना। अर्थात इसका जो केंद्रक होता है ये प्रारंभिक होता है, ये
केंद्रक जो है, केंद्रक न्यूक्लियस जो है तो प्रारंभिक होता है, ठीक है ना, विकसित नहीं होता है। बहुत ही इसमें जो आज इसमें क्या होता है कि इसमें जो केंद्रक होता है तो केंद्रक के बाहर जो है तो इसमें एक कोई झिल्ली नहीं होती है। ये केंद्रक में सब ये जितने अंग होते हैं वो सब इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, ठीक। तो इसमें केंद्रक प्रारंभिक होता है और इतना विकसित नहीं होता है, अविकसित होता है, ये अविकसित। और जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित, ठीक। अब यूकैरियोटिक के उदाहरण यू 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 मतलब जो भी हमारे सामने है यूकैरियोटिक में है। पेड़ पौधे, इनमें जैसे दोनों आते थे, हमने बताया था ना आपको, इसमें दोनों आता था, देखिए वे पादप भी आते थे, ठीक, और जीव जंतु, जंतु भी आते थे, जंतु। अब जंतु में सब आ जाते हैं, जानवर, मानव, मेल फीमेल, लड़का लड़की, बच्चे, पुरुष महिला, सब आ जाते हैं में इसमें जंतु में। अब पादप में पेड़ पौधे यही आते हैं। तो आप समझ, अब इसका एग्जाम्पल जैसे इसका देख लेते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक का नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल इसका एक उदाहरण है। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, ठीक है ना, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक है और जो यूकैरियोटिक है, मतलब प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक, इन दोनों में अब मिला करके एक अंतर देख लेते हैं, जो कि हम फाइनल मतलब इस चैप्टर को और पूरा भी करेंगे आज। तो जल्दी से हम लोग इसको मिला करके प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर देख लेते हैं। चलिए मिटा के देख लेते हैं। प्रोकैरियोट और इधर यूकैरियोटिक, कैरियोटिक, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो केंद्रक है विकसित नहीं होता, केंद्रक विकसित नहीं होता, विकसित, ठीक है ना, विकसित नहीं होता। इसमें जो केंद्रक है वो डेवलप होता है, केंद्रक जो है तो डेवलप होता है, अर्थात विकसित होता है। में परत होती है, परत होती है, ठीक है। अब इनमें जो है तो और देख लेते हैं, जैसे इसमें प्लास्टिड की जो कोशिका भित्ति होती है, इनमें कोशिका भित्ति तो दोनों में होती है। कोशिका भित्ति इसकी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज, जो पादप में सेल्यूलोज होता है ना। जैसे देखिए जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन पादप कोशिका में तो होती है ना। और पादप कोशिका यूकैरियोटिक में तो दोनों आते हैं ना, पादप भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, इसलिए पादप वाले में सेल्यूलोज तो होता है ना। इनमें राइबोसोम इसमें कितना 70S होता है, बताया था ना आपको क्लास में। यस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम इसमें होता है 80S का, ठीक। इसमें राइबोसोम 70S का होता है और इसमें
80s का होता है, अर्थात बड़ा होता है। इसमें और क्या क्या होते हैं, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो परिवहन का काम कर रहा था, है ना, और गोल्गी बॉडी हो गया, गोल्गी बॉडी, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सभी यूकेरियोटिक में पाया जाता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है ना, इनमें पाया जाता है। हम लोग अब ये देखेंगे, इसके अलावा देखिए इसमें तो केंद्रक हो गया जो विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है। फिर ये पर इसमें केंद्रक में परत होती है, लेयर होती है ना, केंद्रक के अंदर, परत के अंदर सभी होते हैं। सेल्यूलोज भी होता है, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति, जो भित्ति होती है इसकी, ये सेल्यूलोज से बनी होती है। और इसमें राइबोसोम 80S पाया जाता है। ये वाला जो है तो सेंट्रोसोम, इनमें देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्गी बॉडी भी होती है, सेंट्रोसोम भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, ठीक। जो अपना प्रोकैरियोटिक था इसका अविकसित होता है ना। केंद्रक, इसमें परत नहीं पाई जाती है केंद्रक में, अर्थात न्यूक्लियस में परत नहीं पाई जाती है। इसकी जो भित्ति होती है, वॉल, मतलब सेल वॉल, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, ठीक। ये और इसमें राइबोसोम जो होता है 70S का होता है, ठीक। तो देखिए ये ध्यान रखिए, ठीक, ये ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए, ये तीन चीजें इनमें होती हैं। राइबोसोम 70S, पेप्टाइडोग्लाइकेन, केंद्रक अविकसित होता है, परत। इनमें ये चीज ध्यान रखिए कि लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यूकेरियोटिक में केंद्रक विकसित होता है और केंद्रक में परत होती है, सेल्यूलोज भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, और इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, और ये राइबोसोम 80S का होता है। अब चलिए इसमें हम मिटा करके, और इसके जो दोनों में, अर्थात इन दोनों में जो मिक्स में है उसको देख लेते हैं। अर्थात प्रोकैरियोटिक में प्लस यूकैरियोटिक में, दोनों में क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों में, ठीक। भित्ति भी दोनों में, भित्ति भी दोनों में, लेकिन एक में जो है तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, और एक में सेल्यूलोज की, यूकेरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना। और प्रकाश संश्लेषण भी दोनों में होता है, 2 3, प्रकाश संश्लेषण भी दोनों में होता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण दोनों में हो गया, राइबोसोम दोनों में हो गया, राइबोसोम जो 70S और 80S बताए थे, एक 70S, एक 70S और एक 80S, ठीक। ये 70S, ये S जो है तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसको के आधार पे होता है, ठीक है। अब क्या बचा, जैसे जीव द्रव्य भी दोनों में होता है, जीव द्रव्य भी दोनों में होता है, दोनों में होता है, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों, दोनों में क्या क्या ध्यान रखना है कि पहला कोशिका झिल्ली दोनों में और भित्ति दोनों में, ठीक। 1 2, ये झिल्ली भित्ति दोनों में, ठीक। प्रकाश संश्लेषण दोनों में, देखिए प्रकाश संश्लेषण जंतु कोशिका में नहीं होता, लेकिन पादप में तो होता है ना, पादप में। राइबोसोम दोनों में, एक में 70S, एक में 80S, जीव द्रव्य दोनों में, ठीक है ना। और हम लोग कुछ इसके टेस्ट ले लेंगे। अभी हम लोग देखिए इसके अंतर भी पढ़ लिए बराबर, जो दोनों में क्या कैसे, आपको क्लास समझ में आई होगी। अब चलिए आपसे एक ही बात कहेंगे
कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद।